Hello my dear students, my name is Ritesh Kumar and I welcome all of you to my beautiful YouTube channel that is Alpha Physics Classes. Students, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का ही सबसे अच्छा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वांटम नंबर डिस्कस करने का ये सबसे बड़ा मोटिव है कि अगर जब आप क्वांटम नंबर जानोगे तभी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का ये मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है या फिर उसका मतलब लोकेशन क्या होगा, ये सभी हम लोग क्वांटम नंबर से ही मालूम करते हैं। क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद ये आप इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आप 9 या 10 तक के चैप्टर्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकाला होगा 1 से 28 एटम तक आपने निकाला होगा, जिसे हम लोग यूज करते हैं के, एल और एम करके, जो बोलते थे ना हम लोग 2, 8, 1 ऐसे करके जो निकालते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 9, 10 में आप इसी का यूज किए होंगे। लेकिन जब 11th में आते हैं तो बात आती है कि भाई 20 एटम तो हमारे पीरियोडिक टेबल में तो है नहीं, इससे ज़्यादा ही एटम प्रेजेंट है। तो बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बच्चों हम लोग के एल एम एन यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है जिसका नाम है एस, पी, डी एंड एफ। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली क्वांटम नंबर होता क्या है, मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, एटम में है, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग रास्ते को, मतलब जिस पाथ से हम लोग जाएँ, जिससे इसके हेल्प ले करके हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन का फाइंड आउट करते हैं, उसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। बिफोर वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड वी कैन से डैट इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होता है। हम लोग प्रोबेबल पोजीशन निकालते हैं कि हाँ ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, सिर्फ निकाल पाते हैं कि हाँ ये पोजीशन होगा। अब बात करते हैं कि क्वांटम नंबर का यूज कैसे होता है। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने एक फेसबुक खोला, उस पर आपने फ्रेंड बनाया, कोई एक फ्रेंड है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का है, आप हो इंडिया में। तो वो जो आपका फ्रेंड था वो बोला कि भाई तू अपना एड्रेस दे, मतलब तू कहाँ रहता है। तो आप क्या बोलोगे उससे कि भाई मैं रहता हूँ इंडिया में। सबसे पहले क्या बोलोगे बच्चों, मैं रहता हूँ इंडिया में। फिर पूछेगा कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, इंडिया में तुम कहाँ रहते हो। तो बोलोगे मैं इंडिया में रहता हूँ, बिहार नाम का एक स्टेट है उसमें रहता हूँ। बिहार नाम का स्टेट, तो ठीक है, बिहार भी तो बहुत बड़ा है, तो बिहार में तुम कहाँ रहते हो। तो तुम बोलोगे कि मैं रहता हूँ पटना में, पटना में मैं रहता हूँ। बोलोगे ठीक है, इंडिया तुमने अपना कंट्री का नाम बता दिया, अपना स्टेट का भी नाम बता दिया बिहार, अपना सिटी का भी नाम बता दिया पटना। भाई पटना में तुम कहाँ रहते हो, पटना में तो बहुत बड़ा शहर है, उसमें 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन है, तुम पटना में कहाँ रहते हो। आप क्या बोलोगे, मैं पटना में कंकरबाग में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ बच्चों, मैं पटना के कंकरबाग में रहता हूँ। तो ये आपने पोजीशन बताया। अब वो आपसे पूछेगा कंकरबाग में कहाँ रहते हो, तो बोले कंकरबाग में मुझे एग्जैक्ट पोजीशन तो घर का नहीं पता है, हाँ बस मैं आपको पिन कोड बता देता हूँ, ये मेरा पिन कोड है और ये मेरा लोकेशन है, आप वहाँ पे आ जाओ। किसी से आप पूछोगे तो आपको एड्रेस बता देगा कि हाँ। जैसे मान लो कोई भी एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट का जब सामान डिलीवरी करने के लिए आता है तो वो क्या करता है, पहले आपको फ़ोन करता है कि हाँ भाई बताओ आप कहाँ हो। अगर आप सेम सिटी में हो तो वो आपको लोकेलिटी पूछता है, आपने बता दिया कि मैं कंकरबाग से हूँ, आप कंकरबाग में आएगा, फिर आपसे फ़ोन करेगा भाई कंकरबाग में तुम कहाँ हो, तो तुम बोलो कि मैं ये लोकेलिटी है, ये मतलब कोई जो वहाँ पर सबसे बड़ा लोकेशन रहता है, मतलब जिसके थ्रू आप सभी को बता सकते हो कि कोई पर्सन वहाँ पे आसानी से पहुँच जाए, तो वो आप लोकेशन उसको बताओगे, वो वहाँ पे आएगा, फिर आपको कॉल करता है कि हाँ मैं आप पहुँच गया हूँ, आपका घर कहाँ पे है। या तो आप नीचे जाते हो या फिर आप कुछ देर आगे जा कर के अपना डिलीवरी को ले लेते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपको दोस्त था आपसे क्या पूछा कि आपने कहाँ रहते हो, तो आपने सबसे पहले बोला इंडिया। फिर आपसे पूछा इंडिया में कहाँ रहते हो, तो आपने बोला बिहार। फिर आपसे पूछा बिहार में कहाँ रहते हो, तो आपने बोला पटना। फिर पूछा पटना में कहाँ रहते हो, तो आपने क्या बोला कंकरबाग। ये आप अपना पोजीशन, अपना लोकेशन उसको बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया कि मैं इस घर में रहता हूँ, आपने बस ये बताया कि हाँ मेरा कंकरबाग का इस एरिया में मेरा घर है। तो बात क्या होती है कि अब है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, तो क्वांटम नंबर कहा कि भाई ये मान लो ये दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एटम्स।
अब क्वांटम नंबर से कोई पूछा कि भाई क्वांटम नंबर तुम बताओ इस एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इस एटम में बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। वो क्वांटम नंबर सोचा बहुत अच्छी तरीके से, गूगल पे सर्च मारा कि ये बंदा आखिर है कहाँ, तो उसे दिखा अपना लोकेशन। तो वो लोकेशन कैसे बताएगा, जिस तरह से आप अपने फ्रेंड को, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड था, उसे आपने क्या बोला था कि मैं इंडिया से हूँ, तो ये जो क्वांटम नंबर बोलेगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक सेल से है। किससे बच्चों, सेल से। जिस प्रकार से आपने बोला कि मैं इंडिया से हूँ, उसी प्रकार से क्वांटम नंबर ने उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से है, सेल से है। सेल या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑर्बिट। सेल से है बच्चों या फिर ऑर्बिट से है। फिर पूछा ठीक है सेल में तो है, अब सेल है भाई सेल तो बहुत बड़ा है ना, एटम में सिर्फ एटम तो इम्पटी तो है नहीं, ये ऐसे ऐसे है एटम, इसके अंदर फिर न्यूक्लियस आता है, तो सेल तो बहुत बड़ा है। तो भाई तुम सेल में कहाँ हो, तो क्वांटम ने बोला कि ठीक है सेल तो बता दिया, सेल के बाद इसका आता है सब सेल। ये जो भाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, एक सब सेल में है। बोला ठीक है। पहले क्वांटम ने बोला कि एक एटम है, ये एक एटम है, एटम के अंदर क्या है बच्चों, सेल। फिर उसके बाद क्या बोला कि एटम सेल है, सेल के बाद फिर क्या है बच्चों, सब सेल है। अब बोला सब सेल में तो बहुत सारा होता है, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, तो कौन सा सब सेल में। तो बोला कि ठीक है मैंने तेरे को सेल एटम बता दिया, सेल बता दिया, सब सेल बता दिया। अब जो उसका जो एरिया है, मतलब जहाँ तुम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका है ऑर्बिटल्स। क्या बच्चों, ऑर्बिटल्स। ये है आपका ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं, ऑर्बिटल्स उसको बोलते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का 100% होने का चांसेस होता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे 100% होगा ही होगा। हम लोग एग्जैक्ट नहीं बताते कि इलेक्ट्रॉन, ये मान लो ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं पे होगा, उसी ऑर्बिटल में होगा, मतलब इस रीजन में होगा। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई देख इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 100% ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन, स्पेसिफाइड रीजन, दैट रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल्स। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 100% होने का चांसेस होता है, उस रीजन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। तो ये क्वांटम नंबर का यूज था। क्वांटम नंबर से जब कोई भी पूछता है कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, वो क्वांटम नंबर क्या करता है, बोलता है कि हाँ देखो ये जो क्वांटम नंबर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम में है। तो बोला कि हाँ ठीक है इस एटम में है, तो इस एटम में कहाँ पे है, तो बोलेगा इस सेल में है। तो बोलेगा ये सेल तो बहुत बड़ा है, इस सेल में कहाँ पे है, तो बोलेगा सब सेल्स में है। बोलेगा सब सेल से तो बहुत ज़्यादा होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, तो सब सेल में कहाँ पे है, तो बोलेगा सब सेल में भी वो ऑर्बिटल्स पे है। ऑर्बिटल से पहुँच गया, अब वो वहाँ पे फ़ोन करेगा, इलेक्ट्रॉनों से मिल जाएगा। ये थी कि हम लोग कैसे क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, हम लोग इसके बारे में आगे जाकर के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ें कुछ है उसको हम लोग जान लें, आखिर वो चीज़ें क्या हैं। तो क्वांटम नंबर हमें सबसे पहले क्या बताया गया कि जो क्वांटम नंबर होता है वो पहले किससे बना होता है बच्चों, सेल से। सेल्स, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, सेल के बाद किससे बना है बच्चों, सब सेल्स। पहले आपने एटम में एंट्री किया, एटम में एंट्री करने के बाद आपने सेल में एंट्री किया, सेल में एंट्री करने के बाद आपने सब सेल में एंट्री किया, और फाइनली आप ऑर्बिटल के पास आ गए। वहाँ पे बंदा फ़ोन करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुँच जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन का यहाँ प्रोबेबिलिटी रहने का चांसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ अब सब सेल्स की बात कर लेते हैं कि आखिर सब सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होते हैं। उससे पहले आप पहले ये जान लो कि हम लोग एक ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इसके बारे में आपको बाद में जाकर के लेक्चर के एंड जाते जाते आपको सारा रूल्स इसमें आपको पता चल जाएगा
कि हाँ मतलब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है, किस प्रकार से रहेगा। तो हम लोग बेसिकली ऑर्बिटल्स को एक ऐसे डब्बा बनाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है। ये आपका ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कोई भी आपको बोल दे कि हाँ ये ऑर्बिटल्स बनाओ, या एस है, पी है, डी है, एफ है, मतलब वो तो सबसे लोग, या मतलब उसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल्स है तो उसको आप अच्छे से बना करके ड्रॉ करो, तो आप ये पिक्चर ड्रॉ करोगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कुछ सबसेल्स के बारे में कि सबसेल्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसेल हम लोग का सिलेबस में जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पढ़ना है। कौन कौन है? एस, पी, डी और एफ। यही 4 प्रकार के हमारे सिलेबस में पढ़ना है और इसके बारे में आपको सारी चीज़ें इस लेक्चर में मतलब इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ बताया जाएगा कि इस लेक्चर में मतलब इसके बाद वाले 2-3 लेक्चर मिला क्वांटम नंबर का जितने भी लेक्चर हैं उसको कंस्टिट्यूट करके आपको सारी चीज़ बताया जाएगा कि इसका मतलब डिफाइन क्या है, मतलब इसका होल प्रोसेस क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेल्स के टाइप्स। तो पहला क्या है? पहला जो आपका सबसेल्स है उसमें है एस सबसेल्स। एस, इसके पास हम लोग क्या बोले कि सब पहले हम लोग एटम बात करते हैं, फिर सेल, फिर सबसेल, फिर ऑर्बिटल्स। तो एस सबसेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स होता है, वो होता है एस ऑर्बिटल्स। क्या होता है बच्चों? एस ऑर्बिटल। ओनली 1 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट हियर। जिसका शेप क्या होता है? इसका शेप होता है 3D में। 3D में इसका शेप होता है स्फेरिकल। 3D इसका स्ट्रक्चर बनाता है और इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने के कारण इसके पास सिमेट्री होता है। अब कहीं से भी इसको कट करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 2 टुकड़ों में ही बटेगा। सिमेट्री होने के कारण इसके पास कोई भी नोड्स नहीं होता है। ठीक है बच्चों? सिमेट्री ना होने के कारण, मतलब सिमेट्री होने के कारण इसके पास कोई भी नोड्स नहीं होता है। तो एस ऑर्बिटल का जो सबसे बड़ा पहचान है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके पास 3D स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप होता है और इसके पास नो एनी एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट। नो एंगुलर नोड्स इसमें होता है। ठीक है? किस कारण से? क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर है, इसमें सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने के कारण इसमें कोई भी एंगुलर नोड्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसको मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा कहाँ पर एंगुलर नोड्स होता है नहीं होता है, आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर लोगे। तो उसको बाद में हम लोग डील करेंगे। पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं उसे कवर करते हैं। तो ये आपका एस सबसेल के बारे में था, जिसमें ओनली 1 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, जो कि एस ऑर्बिटल होता है, 3D स्ट्रक्चर का होता है, स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी एंगुलर नोड्स प्रेजेंट नहीं होता है। यही आपको पढ़नी है। फिर सेकंड क्या आती है बच्चों? पी सबसेल्स। पी सबसेल, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हो गया पी एक्स, एक हो गया पी वाई और एक हो गया पी जेड। 3 ऑर्बिटल्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डम्बेल। डम्बेल स्ट्रक्चर इसका होता है। बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्स वाई एक्सिस। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है पहला डम्बेल, ये बनता है ऐसे। इसको आप देखो, ये जो है बच्चों डम्बेल है। इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने से मालूम हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? डम्बेल। डम्बेल होने के कारण देखो नोड्स क्या आता है, जहाँ पर ये दोनों कर्व जो पार्ट है, मतलब जो क्लोज पार्टिंग होते जा रहे हैं, तो जहाँ पर ये दोनों का मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं नोड्स। ठीक है? तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे ये मिल रहे थे? सिर्फ एक ही डम्बेल बन रहा है और ये एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों कि इसके पास एक नोड्स है, 1 नोड्स आर प्रेजेंट। 1 नोड्स है तो इसका नोडल प्लेन भी एक है। कौन सा प्लेन है बच्चों? एक्स और वाई। तो 1 नोडल प्लेन। तो जो पी ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं था, कोई भी एंगुलर नोड्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक नोड्स भी है, तो इस कारण से यहाँ पे इसके पास एक नोडल प्लेन भी है। अब बात करते हैं पी वाई। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका दूसरा डम्बेल, ये रहा स्ट्रक्चर।
इसके पास भी वन नोडल प्लेन। थर्ड क्या है बच्चों, पी जेड। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड। इसको आप ऐसे ऐसे, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये रहा इसका जेड एक्सिस। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा वाई जेड डैश, ये रहा एक्स डैश, ये रहा जेड समवेयर अराउंड। यहाँ पे होगा जेड एक्सिस, यहाँ पे होगा आपका जेड डैश। इसके पास भी वन नोडल प्लेन। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी सब सेल के पास, तीनों ऑर्बिटल के पास एक एक नोडल प्लेन होता है। एस सब सेल में एस ऑर्बिटल के पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता था, लेकिन पी सब सेल में पी ऑर्बिटल के पास एक एक नोडल प्लेन होती है। तो ये आपका था पी ऑर्बिटल्स का। अब हम लोग बात करेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। बहुत कम ही लेक्चर होते हैं जो आपका ये सारे फिगर्स आपको बताएंगे, तो आप ये सब फिगर को नोट कर लो। बेसिकली हम लोग इसमें ऑर्बिटल्स का ही पार्ट देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि बाद में अगर बाय द वे आप फार्मूला भूल गए कि नोडल प्लेन क्या होता है, एंगुलर नोड्स का फार्मूला क्या होता है, तो आप इसका सीधे सा स्ट्रक्चर देख करके आपके माइंड में आएगा और आप इसे ड्रॉ कर लोगे, मतलब वहाँ पे टिक कर दोगे क्वेश्चन। ये था आपका पी सबसेल। एस सबसेल हो गया, पी सबसेल हो गया। अब थर्ड जो आती है बच्चों, वो आता है डी सबसेल। थर्ड क्या आता है बच्चों, डी सबसेल। इसके पास 5 ऑर्बिटल्स होती है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, 5। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स इसके पास होती है। किसके पास, डी सब सेल के पास। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों डबल डम्बेल। डबल डम्बेल। उसके पास पी ऑर्बिटल के पास सिर्फ एक डम्बेल था, यहाँ पे कितना है, डबल। डबल कहने का मतलब ये आपका रहा एक्स और वाई, ठीक है, पहला डम्बेल और ये दूसरा डम्बेल। 2 डम्बेल होने के कारण यहाँ पे 2 नोट्स बन रहा है, इसे हम लोग बोल सकते हैं 2 एंगुलर नोट्स आर प्रेजेंट। 2 एंगुलर नोट्स या फिर 2 नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट। ये हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डी सबसेल का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे स्ट्रक्चर कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका ए सबसेल हो गया, पी सबसेल हो गया, डी सबसेल हो गया। एफ सबसेल के बारे में हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, आप बस इतना ही जान लो, यही आपके लिए काफ़ी है। कौन कौन से, एस, पी और डी। एस के पास स्फेरिकल शेप है, 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके पास सिमेट्रिकल होने कोई भी एंगुलर नोड्स नहीं है। पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हर एक के पास एक एक नोडल प्लेन होते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, डम्बेल। तीसरा है डी सबसेल। डी सबसेल का स्ट्रक्चर होता है डबल डम्बेल और उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एस स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं, सबसेल की बात हो गई, ऑर्बिटल्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वांटम नंबर। कि आखिर क्वांटम नंबर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस आप रिटन में उसे लिख लो डेफिनेशन के रूप में। क्वांटम नंबर आखिर होता क्या है। क्वांटम नंबर्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 4 प्रकार के होते हैं, एन, एल, एम, एस। एन, एल, एम, एस। इसका नाम होता है प्रिंसिपल, इसका एज्यूमिथल, इसका मैग्नेटिक और इसका स्पिन। ये आपको बताएगा सेल के बारे में, ये आपको बताएगा सब सेल के बारे में, ये आपको बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। आपने फिर आपके मन में ये डाउट आया कि सर आपने तो बोला था कि ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, लेकिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ। आपने तो सिर्फ एरिया बताया था कि हाँ मतलब ये रीजन हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है, चांसेस हैं। तो उसका बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका यही रोल होता है। मान लो अगर वहाँ पे आपने उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने गए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही एक ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में होगा।
मैंने जो आपको ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बताया था वो क्या बताया था, ये ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये है पहला इलेक्ट्रॉन और ये है आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे बताया था। तो जरूरी नहीं कि इस ऑर्बिटल में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही वही इलेक्ट्रॉन होगा जिसको आप ढूंढने जा रहे हो सकता है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो उस 2 इलेक्ट्रॉन में डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, मान लो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैच करते हो, मान लो ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, तो आप कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसको यूज करता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके अनुसार वो बताता है कि हाँ आपने जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने आए हो वो जो इलेक्ट्रॉन है ये वाली है। और जिसका लास्ट स्टेप होता है उसका क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। फिर क्या है, एन, एल और एम जो है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो आपने पढ़ा था, जो साइंटिस्ट ने उसका खोज किया था, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का बहुत बड़े साइंटिस्ट थे श्रोडिंजर। तो वो जो सॉल्यूशन उन्होंने अपना बनाया था, उन सॉल्यूशन के थ्रू वो तीनों क्वांटम नंबर का खोज कर दिए थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। मतलब एन, एल और एम तीनों ये जो क्वांटम नंबर हैं ये तीनों जो थे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जो उनका जो सॉल्यूशन था उसी के थ्रू ये फाइंड आउट किए गए। चौथे जो है ये कुछ डिफरेंट तरीके से लाए गए ताकि जो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट है वो हमें मालूम हो जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर। देयर आर 4 types of quantum number. Used to define the location of an electron in an atom। इसको मैंने आपको पहले ही डील किया था कि क्वांटम नंबर क्या होता है, कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है उसका आपको एड्रेस जानना है, वो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो उसका पाथवे होता है क्वांटम नंबर। वो आपको सेट करेगा कि हाँ पहले ये आपको ये बताएगा, ये आपको, जैसे कि एन है, एन जो है आपको क्या क्या बताएगा बच्चों, एल मतलब सेल क्या होता है, एल बताएगा आपको सब सेल क्या होता है, एम बताएगा आपको ऑर्बिटल्स क्या है, और एस जो है स्पिन जो है वो बताएगा आपका इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो ये जो बेसिकली 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं और ये क्वांटम नंबर आपको यूज टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन जानना है तो वो कौन बताएंगे, क्वांटम नंबर में यही 4 टाइप्स का जो क्वांटम नंबर है वही आपको इसका लोकेशन वगैरह बताएगा। सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या है कि दी फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स that is n, l और m are obtained from solution of Schrodinger solution, which is wave equation, and the spin quantum number is defined by different methods। अलग अलग मेथड को यूज करके हम लोग 4th क्वांटम नंबर, इसको मैंने पहले आपको बता दिया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 2 पॉइंट हैं जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा रिवीजन के टाइम में। अभी तो मैं जो आपको बताऊंगा सारा चीज़ अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, लेकिन जब 15-20 दिन के बाद आपसे वही चीज़ पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे। तो ये दोनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो
मैंने पहला पॉइंट आपको बता ही दिया है, क्वांटम नंबर किस लिए यूज किया जाता है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हमारा मदद करता है। फिर क्या है, जो पहला 3 क्वांटम नंबर, मतलब बात होता है ना कि आखिर ये क्वांटम नंबर आया कहाँ से। क्वांटम नंबर सभी बोल रहे हो, लेकिन सर आखिर ये क्वांटम नंबर आया कहाँ से। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो था, उनके जो सॉल्यूशन थे, उनके सॉल्यूशन में से पहला 3 क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल, एजीमुथल और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों वहीं से आए। लेकिन चौथे डिफरेंट मेथड से लाएंगे, वो आपको बाद में बताया जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप इसके नाम नोट डाउन कर लें, कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप उसे नोट डाउन कर लें। पहला जो है बच्चों, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसको स्पेसिफाई करता है, तो ये हमें बताता है सेल के बारे में, ये बताता है सब शेल के बारे में, और ये जो बताता है वो बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, और ये डायरेक्शन को नाप करके हमें बता देता है कि हाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा होगा। यही 4 क्वांटम नंबर का हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन के द्वारा, इसको एल के द्वारा, इसको एम के द्वारा और इसको एस के द्वारा। अब हम लोग ऑर्डर बाय ऑर्डर चारों के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, बाकी बचे 3 अगले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है ये आपका बोहर मॉडल में था। बोहर मॉडल में आपने बहुत सारे इक्वेशंस, एनर्जी की, एंगुलर मोमेंटम के वगैरह वगैरह के आपने देखा होगा। तो उसमें आपने सभी जगह देखा होगा एन एन एन। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका रिलेशन क्या था, एम वी आर इजकल टू एन एच। ठीक है, एन एच था, एन एच बाई 4 पाई या 2 पाई, ये था आपका। तो ये जो एन है, व्हाट इज दिस एन, ये जो एन था ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने फिर एनर्जी की पढ़ी होगी। एनर्जी क्या थी बच्चों, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। व्हाट वाज दिस एन स्क्वायर, हम लोग बोलते कि हाँ फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट मूव किया, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट भी एक्साइट किया, डी एक्साइट किया, तो वही तो था जो हम लोग बोलते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट मूव किया। हम लोग 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर निकालते थे, दैट इज व्हाट द ऑर्बिट्स। और इसको हम लोग जो है फाइंड आउट है, इसी का हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आपने रेडियस का भी फॉर्मूला में यूज किया होगा, आपने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला में यूज किया होगा, सभी का फॉर्मूला में आया था, फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला में यूज किया होगा। ये जो सारे टर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आपको टाइम पीरियड तो मालूम हो ही जाएगा। तो ये जो सारे थे, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू ही पता चला था। अगर आपको यही नहीं पता था कि कौन सा ऑर्बिट में किस ऑर्बिट से डी एक्साइट किया, तो आप इसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाते। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज ये आता है कि ये सभी चीज़ों का ये इन्होंने स्पेसिफाई किया, कैलकुलेशन में मदद किया कि हाँ आप एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, आप एनर्जी कैसे निकालोगे, आप रेडियस कैसे निकालोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। ये सभी चीज़ें जो थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू आपको बताया गया। अब हम लोग इसका कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं, फिर इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ है मैं आपको बता दूंगा। कौन सा टॉपिक पर है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर यही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आपको बहुत सारे परेशानी आएगी। जिन्होंने सबसे पहले खोज किसका किया? सेल्स का। मतलब किसके बारे में ये बताते हैं? तो ये बताते हैं आपको सेल के बारे में या फिर ऑर्बिट्स के बारे में। दैट इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकेंड ऑर्बिट, 3 थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। पहला इनका पॉइंट क्या है कि आपको सेल या ऑर्बिट्स के बारे में बताते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इन्होंने सेल की बात कर रही है तो हम लोग सेल ही लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेल के बारे में ये बताते हैं। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताते हैं। फिर किसके बारे में बताते हैं बच्चों? रेडियस या फिर वेलोसिटी के बारे में या फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये सारी चीज़ें जिसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि ये सारी चीज़ें आखिर होती क्या है। सबसे बड़ा जो इनका इम्पोर्टेंट रोल है ये आता है कि आखिर इनका मेन फंक्शन क्या है। सेल ये बताता है, एनर्जी बताता है, एंगुलर मोमेंटम बताता है, रेडियस बताता है। ये तो आपने बोहर साहब भी तो आपको बता चुके थे कि ये सारी चीज़ें। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इनका जो मेन फंक्शन है वो है आपका साइज ऑफ सेल। सेल का कितना साइज या ऑर्बिट्स हम लोग कह सकते हैं। वो ऑर्बिट्स कितना बड़ा है, सेल कितना बड़ा है, मतलब छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, जो भी उसका साइज है वो साइज के बारे में डील करता है। आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए और उसे पूछ दे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पूछ देगा कि साइज ऑफ ऑर्बिट्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, अलग अलग ढंग से 4 ऑप्शन देगा। तो आपको ये टिक करनी है, साइज ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये सारे इनके फंक्शंस थे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ कुछ आपको बताए जाते हैं, वो आप देख लो। पहला क्या है? पहला है नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल। इन अ सेल कोई भी एक सेल है। जो हम लोग बोले थे कि क्वांटम नंबर हमें बताता है पहले क्या? एटम, एटम के बाद सेल, सेल के बाद सबसेल, सबसेल के बाद ऑर्बिटल। तो वो सबसेल के बारे में हमें ज्ञान कौन देगा? कौन बताया कि हाँ सबसेल क्या है, कितना है, कितना नंबर में है, कितना बड़ा है, छोटा है, मोटा है, जो भी हो सबसेल के बारे में आखिर कौन ज्ञान देगा? तो वो ज्ञान देगा आपको सेल, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताता है कि जो नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल होते हैं वो होते हैं n। मतलब कि जितना क्वांटम नंबर का ऑर्बिट्स होगा उतना ही उसका सबसेल होगा। ये किसने बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। फिर क्या हुआ है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसे आप लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल। एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा? तो वो जो होता है बच्चों वो होता है n²। ये सारे एक्सपेरिमेंट से लाए गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया गया। उसके बाद ये आपका एक एप्लीकेशन बना करके दे दिया गया कि हाँ भाई ये जनरलाइज फॉर्म है कि आप इसको एक बार में देख लो ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। वरना आप ऐसे ऑपरेटर्स लेकर बैठ जाओगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे और उसका रिजल्ट निकालने में आपका साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकता है। तो इसलिए आपको ये जनरलाइज फॉर्म दे दिया कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इससे आप पढ़ लो और इसी से आपका जे मेंस, नीट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थर्ड थिंग्स क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल एंड दैट इज बच्चों 2n²। ये इसका 3 ये एप्लीकेशंस है, ऑब्जर्वेशंस है, रिजल्ट हैं। जो भी समझो आप इसे याद कर लो, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? कोई भी सेल है, सेल में सबसेल्स कितने होंगे? जितने सेल होंगे, यानी कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। अगर n = 1 है, 2 है, 3 है तो सबसेल भी बच्चों 1, 2, 3 होगा। फिर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई ऑर्बिटल्स कितना हुआ उस सेल में, तो उसका n² होगा। मान लो कोई सेल एक है तो उसका ऑर्बिटल 1 होगा, कोई सेल 2 है तो उसका ऑर्बिटल 4 होगा, ये 3 है तो ये 9 होगा। अब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एक इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अमॉन्ग दिस एज कंपेयर टू दिस टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। So you have basically you have to by heart these all. Don't go beyond the what is the derivation of this. Just only you have to remember that what is the result and what we will have to read. So students, अभी आप एक ये देख लो जो मैंने आपको 3 बताया, क्या ये 3 का एप्लीकेशन क्या है, एक आप देख लो। जैसे मान लो मैं आपको ये देता हूँ सेल नंबर, ये आपका क्या है बच्चों, सेल नंबर जो कि n होता है। फिर आपका क्या है बच्चों, सब सेल। फिर क्या है, ऑर्बिटल्स, और देन इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस ऑर्बिटल्स में इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना ही होगा। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं मैक्सिमम। अब मान लो पहला सेल है यानी फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें सब सेल कितनी होगी, तो एक होगी। कौन सी सब सेल, तो एस सब सेल। अगर एस सब सेल है तो इसका ऑर्बिटल्स क्या था, इसका था सब सेल आपका n, इसका था n² और ये था 2n², तो ये भी आपका 1 ही होगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2। अब देखो इसका ट्रिक, ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ये देखो जो सेल मैंने बोला फर्स्ट सेल, यानी कि ये पहला सेल है, जितना सेल उतना ही सब सेल, तो ये पहला सब सेल। अब इस सब सेल में सब सेल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के, S, P, D, F। तो आपको जब मैंने फर्स्ट मतलब इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो S सब सेल होता है उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड व्हाट इज दैट, S ऑर्बिटल, और उस S ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं S। आगे के लेक्चर में आपको पता चलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अभी आपको बेसिकली थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये S ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये S का मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या था, 2n²। n कितना है, 1 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक S ऑर्बिटल है। S ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई S ऑर्बिटल है तो उसमें 2 ही होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये था आपका फर्स्ट सेल का। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड सेल, ये आपका सेकेंड सेल, तो सब सेल n होता है, तो सब सेल भी सेकेंड 2। अब अगर सब सेल 2 है, इस कहने का मतलब क्या है, सब सेल 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। तो अगर सब सेल 1 था तो सिर्फ S था, लेकिन जैसे ही 2 सब सेल आ गया, यानी कि इसके 2 चांसेस आ गए। कौन कौन, S और P दोनों, ठीक है, S और P। अब देखो S और P आ गया, ये देखो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स क्या होता है, n²। n कितना था, 2, तो ये 4 आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2n², यानी 2, 4 2 जा 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। अब इसे कैसे होता है ये देखो, मैंने आपको क्या बोला, P सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों, स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसका यूज यहाँ पर देखो यही है। पहला क्या है, Px, Py और Pz, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब एक ऑर्बिटल से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, ये देखो एक ऑर्बिटल से, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 था, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। ये कैसे डालते हैं अभी आपको मैंने बाद के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देख लो। सेकेंड ये ऑर्बिटल है Py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिटल Pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6, लेकिन यहाँ तो 8 दिखा रहा है, यानी कि इसके पास P तो है ही है, साथ में S भी रहेगा, और S ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। ये था सेकेंड सेल के पास। और हम बात करते हैं थर्ड सेल की। फोर्थ सेल तक हम लोग जाएंगे, 4th 5th तक, उसके बाद आप समझदार हो ही समझ जाओगे आगे। तो देखो थर्ड सेल है तो सब सेल 3। अगर सब सेल 3 आ गए तो कौन कौन सी हो सकती है, 3 आ गए तो भाई 3 आ गया तो S भी हो सकता है, P भी हो सकता है और D भी हो सकता है, और स्मॉल p, स्मॉल s और स्मॉल d। ऑर्बिटल्स 3 का स्क्वायर, तो ऑर्बिटल्स आपको कितना आ जाएगा,
9, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। अब देखो ऑर्बिटल्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एस ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल, तो एस एक सबसेल, तो इसके पास सिर्फ एक था। अब पी आ गया, पी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, तो इसके पास एक एस का ऑर्बिटल्स और प्लस 3 पी का, 4 आ गया। यहाँ पे देखो, एक ऑर्बिटल आपका एस का है, 3 ऑर्बिटल आपका पी का है और 5 ऑर्बिटल आपका डी का है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए? 9। आप ऐसे भी निकाल सकते हो सबसेल्स के थ्रू भी, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये भूल गए हो तो आप इसके थ्रू भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो एस पी डी, आप 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल, पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ? 8। अब आता है डी सबसेल, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स। हर एक ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज 2, मैंने भर दिया। तो यहाँ आया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आया 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आया 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18। तो आप ऐसे करके सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल्स आप निकाल सकते हो। बस आपको अब मैं एक लास्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसे देख लेना, समझ लेना। डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं डाउट, हम आपको सॉल्व कर देंगे। ये फोर्थ बच्चों क्या पहले थी? 1 तो उसमें था एस, आया 2 तो आया एस और पी, आया थर्ड आया एस पी और डी। फोर्थ में क्या है? एस पी डी और एफ, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। इस सबसेल के पास 1 ऑर्बिटल्स, दैट्स वाई 1, पी के पास 3, दैट्स वाई 3, डी के पास 5, दैट्स वाई 5, एफ के पास कितना? एफ के पास आपका आता है 7 ऑर्बिटल्स, 7। आप इसे मिला लो, देखो ये कितना है? 4 चक 16 होना चाहिए, तो 7 5 12, 12 3 15, 16, यानी कि मैक्स इसके पास ऑर्बिटल्स कितनी आएगी? 16 आएगी। सबसेल कितनी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि सेल भी 4 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना है? 4 है बच्चों, तो 4 का स्क्वायर 16 × 2 32, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 32। आप ये 9th 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा कि जब आप KLMN जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, तो वहाँ आपको टीचर लोग क्या बताते थे कि जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रटवा दिए देते थे कि ये आपका 2 2 8 18 32 50 82, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये आपको वो लोग रटवा देते थे। अब कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि कैसे ये आया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल इज 2, इन पी इज 8। मतलब ऐसे कैसे आया? सेल में के सेल थी, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एल सेल 8, एम सेल 18, एन सेल 32, उसका सेल आप बढ़ाते जाओ और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकलते जाएगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू आपको मैं हर एक क्वांटम नंबर को मैं ऐसे ही बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। आई होप मैंने जितना भी आपको पढ़ाया होगा आपको अभी तक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको जो भी छोटा सा छोटा भी डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हम लोग उसे देखेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। सो हैव ए नाइस डे, थैंक्स।